अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। आज की बात रियासत की सियासत पर, आज की बात होगी इख्तियार की जंग पर, इख्तियार की रोशनी। आज बात करेंगे हर सियासी जमात के तुर्रे इम्तियाज के हवाले से। हम बात करेंगे आज कि मुल्क की बागडोर किसने संभालनी है। क्या हर सियासी जमात मुल्क की बागडोर संभालेगी? मगर अवाम जो कि ताकत का सरचश्मा है, फैसला सुना चुकी है। आपको बताएंगे खुले अल्फाजों का, बंदिश के बावजूद, मुल्क में बहती दूध की नहरों के बावजूद इस मुल्क ने दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके दिखा दिया है। सबके सामने अपना फैसला सुना दिया है। अब जमातों का इख्तियार होगा या ये इख्तियार की कोई भूख होगी? आज होगी बात इलेक्शन के हवाले से। सबसे पहले खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारी आज के मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं राव इमरान सुलेमान, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं, बहुत वास्ट एक तजुर्बा रखते हैं इन तमाम तर सूरत हाल पे। अगर बात करें इलेक्शन की, 2018 की, उससे पहले के इलेक्शन की बात करें या बात करें 2024 की। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अपने शो में सर आपको, राव इमरान सुलेमान साहब। आप सबसे पहले तो प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, अपना कीमती टाइम निकाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो जाहिर आज की जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, इस गहमा गहमी का आलम है। जब 7 फरवरी और फिर उसके बाद 8 फरवरी का ये सिलसिला जारी रहा और 8 फरवरी के बाद देख रहे हैं कि ये कहते हैं कि ऊंट किस तरफ करवट लेगा, ये कुछ समझ से बालातर हो रहा है। बहुत सारी कुव्वतें, सियासी कुव्वतों ने जन्म लिया, सियासी कुव्वतें मिल भी रही हैं, मिल बांट के फैसले हो रहे हैं। एक तरफ अवाम डट कर खड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जैसा कि फैसला साज चाहते थे, मामला उसके बरक्स हुए जो वो लोग चाहते थे। जैसा कि आपने अपने अभी फरमाया, कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 133 नशिस्तों की या वोटों की जरूरत है और अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत बड़ी जमातों में कोई भी इस पोजीशन पर नहीं पहुंच सका। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि पीडीएम पार्ट 2 की तैयारियां जो है वो आखिरी मराहल में है और उसके बगैर मुमकिन भी नहीं है। सही। अच्छा, 3 पोजीशनें हैं अगर आप बात करें तो। उसमें यह है कि आजाद उम्मीदवारों ने जिस तरीके से छक्के छुड़वा दिए सियासी जमातों के, और हम ये देखते थे कि एक बल्ले के निशान पर कितना वाविला मचाया गया, लेकिन शिकस्त का सामना उनको किससे? बैंगन से, जूतों से, चिमटे से और इस तरह की अजीब गरीब जो सिंबल थे उनसे, उनके हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अच्छा, 3 पोजीशनें इस वक्त आजाद उम्मीदवार फुल पावर में हैं। इससे पहले कि मैं ये कहूं कि अगर पीटीआई ये समझती है कि आजाद उम्मीदवार उनके साथ हो तो उन्हें अपने आजाद उम्मीदवारों पर नजर भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर वो नजर रखते हैं तो 3 पोजीशनें क्या है? पहले तो ये कि आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून, दूसरी ये कि आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तीसरी ये है जिसके कभी इम्कानात हैं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये वो तीसरी पोजीशन है जिसके वाज़ेह इम्कानात है कि ये मिलकर कोई सियासी खिचड़ी पकाए। लेकिन इस सियासी खिचड़ी की उम्र जो वो है बहुत कम है। इस कम उम्र होने की वजह से मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते कि मैं 1.5 साल या 1 साल, जो माजी में भी 93 में भी उनके साथ हाथ हो चुका है, इस तरह का कोई वजारत उज़्मा का ओहदा संभालूं। इसलिए मैंने पहले भी आपके कई शो में कहा कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ जो है वो फेवरेट उम्मीदवार होंगे नवाज शरीफ की निस्बत। अच्छा, सूरत हाल ये है कि दोनों जमातों का इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक इजलास होने जा रहा है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून ये शामिल हैं, उनके बड़े बड़े लोग। लेकिन चूंकि इजलास में वक्त कम है, इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल को एयरपोर्ट पर रोककर ही वहां पर 1 घंटे की तवील मुलाकात की है। ठीक, ये अभी की ताजा तरीन है। जी हाँ। अब तवील मुलाकात सुने बड़े मजे की है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर साहब ने मेरे जराये के मुताबिक उनको एक अच्छा ऑप्शन दिया है। अच्छा, वहां जाकर वो बैठेंगे तो वजारत उज़्मा का झगड़ा तूल भी पकड़ सकता है, टाइम भी कम है। लेकिन एक बड़ा अच्छा ऑप्शन उनको ये दिया है कि वजारत उज़्मा के लिए बिलावल साहब को ले लें, लेकिन ये बताएं कि जो काले बादल पीटीआई पर है उसको आप साफ करने में हमारी किस तरह मदद करेंगे। क्या बात है? मतलब कि वो खवातीन को रिहाई और इमरान खान साहब के लिए महफूज रास्ता। ठीक, इसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने आज से 2 रोज पहले पैगाम भिजवाया था, जिसका जवाब ऐसा आया कि उन्होंने एयरपोर्ट से निकलना ही गवारा नहीं किया, लेकिन अब बिलावल साहब से मुशावरत जारी है। अच्छा, ये एक संजीदा माहौल तो है दोनों जमातों के लिए, लेकिन रंजीदा माहौल मुस्लिम लीग नून के लिए ये है कि इनकी जो केमिस्ट्री है आजाद उम्मीदवारों की, वो उनके साथ नहीं मिलती। इसका फायदा अलीम खान जैसा दौलतमंद आदमी या फिर उनका जहांगीर तरीन जैसा आदमी,
वो मिलकर इन आजाद उम्मीदवारों को खरीद सकता है। और इन लोगों का मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि दूध की नहरें बहा दी, लेकिन दूध और पानी को अलग कर दिया। लेकिन सर मैं बताता चलूं, ये दास्तान ईमान फरोशों की है। यहां पर पीटीआई के जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसे शख्स के दिल में ख्याल आ गया या मुझे ख्वाब आ गया कि इस बार अगर इमरान खान को खामोश वोट पड़ेगा, जिस तरीके से इमरान खान का नुकसान ये हुआ कि इलेक्शन से 2-4 दिन पहले भी इनको लिटर पीरियड जारी रही, तो वो इनके उस मकाम पर जा रहा था जो उनके एहसास दिलाने के लिए था कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ कि जो पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था वो आजाद खड़ा हुआ, उसको भी निशान एक जैसा मिला। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हलीम आदिल शेख पीटीआई सिंध का सदर है, उसको अगर कोई निशान मिलता है तो वो मुझे भी मिल गया, मतलब कि मैं भी उन्हीं का साथी हूं। लेकिन मैंने अंदर जाकर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मैं जाकर पीटीआई का हामी हूं। इस खामोश वोट ने उसको भी जिता दिया। क्या ये हमदर्दी की सियासत नहीं लग रही? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आजाद नहीं सर, आजाद हमदर्दी की सियासत आवाम में है। ठीक, उम्मीदवारों के अंदर जिक्र हो रहा है। तो ये सियासत का हिस्सा नहीं बात आएगी, अब इधर खरीदारी की आएगी, तो ये वतन फरोश लोग जो जनाजे खरीद के कफन बेच डालते हैं, इन लोगों से क्या तवक्को करेंगे कि आवाम के वोटों का इस्तेसाल नहीं होगा? मतलब यह है कि ये आजाद उम्मीदवार, अगर ये 3 कुव्वतें जो मेरा आखिरी ऑप्शन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा, इनके साथ इनको झोली में भी जाके पड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 रुपया भी दीवार पर नहीं लगाया और खामोश वोट इनके हाथों में आ गया। क्या एक तो यह था कि इनके पास कुछ भी नहीं था, भागते फिर रहे थे। दूसरा यह था कि अगर मैं कहूं कि यह बात ऐसी नहीं है तो उसके लिए जरूरी था कि इमरान खान जेल से बाहर होता। मतलब कि अगर आप मेरे सर पर कभी इधर आ रहे, कभी उधर आ रहे हैं, कभी कहीं आ रहे, जैसे कि 14-15 जमातों के महमूद मौलवी ने हरा दिया आमिर लियाकत के हल्के पर, तो इसलिए कि इमरान खान चक्कर भी लगा गया था। लेकिन एक जेल में पड़े हुए शख्स के ऊपर हम फायदा उठा सकते हैं कि पापा इस वक्त सामने नहीं है, लिहाजा घर में से जो चीज चाहे हम उठा के खा सकते हैं। तो लिहाजा बिकने में कोई मुजाहिका नहीं है कि ये लोग बिक भी सकते हैं। ठीक, लेकिन एक अच्छी चीज यह है पीटीआई के लिए कि एक और मैं बावसूख जराए से बताता हूं कि सिंध में मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो लोग जो बड़े उहदों पर है पीटीआई के, वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में थे वो चले गए, वो लोग जो मुस्लिम लीग जो पंजाब में थे पीटीआई के, उन लोगों ने वकला के जरिए इमरान खान से माफी तलाफी की दरखास्त की है। ठीक, और उन्होंने कहा कि हम चाहे वो किसी भी पार्टी में चले गए हैं, हम वापस आना चाहते हैं और हमारी बच्चों को तकलीफ दी गई, हमें तकलीफ दी गई, हमें मजबूर थे हम करने के लिए। यह था कि उनके वो लोग आ रहे हैं। लेकिन आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी अक्सरियत रात गए तक, आज ही रात गए तक मुख्तलिफ सियासी जमातों को प्यारी हो जाएंगी। और फिर दूसरा यह था कि जिस तरह के आप जानते हैं कि 8 फरवरी तक तो जो जीतना था वो जीत गया, लेकिन 9 और 10 के दरमियान अभी वोटिंग जारी है। आप समझते हैं कि अभी बहुत सारी चीजें रोक रखी हैं, तो किसके हक में जाएंगी? इस तरह बिल्कुल ये सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं राजा काशिफ जंजुआ, जो कि सीनियर तजिया निगार भी हैं। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने शो में राजा काशिफ जंजुआ को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद करेंगे, और तजिया ज़ाहिर कार भी हैं आप, और इस वक्त खास करके गहरी नज़र रखे होंगे क्योंकि इलेक्शन हम देख रहे हैं 2024 एक ऐसा मार्का जो कि तारीखी मैं कहूँगा कि सुनहरी अल्फाजों से लिखे जाएगा, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले। अच्छा, दूसरा ये कि इलेक्शन में मैं इस्लामाबाद ही था, मैं एक और प्राइवेट चैनल के साथ में कोई लाइव ट्रांसमिशन में मैं 3 दिन रहा हूँ, और चीजें जिस तरह बताई जा रही हैं उस तरह नहीं है। देखें, सबसे बुनियादी बात अगर आप कहें ना, तो सख्तियां तो किसी पे भी नहीं हुई, बिल्कुल ओपन इलेक्शन थे जी। इलेक्शन जो डे था, किसी को भी किसी तरह से तंग नहीं किया गया। आप कहें कि किसी को पीटीआई के लोगों को तंग किया गया, सब कहीं किसी को कोई पाकिस्तान भर में आवाम को तो तंग किया गया, लेकिन आवाम तो बहुत परेशान नजर आई। जाहिर ही आपने एक जगह पे जो है वो बंदिश कर दी इंटरनेट की, एक जगह आपका बयान आता है कि इंटरनेट बंद है, लेकिन जो दूसरी साइट्स हैं उसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स की सर्विसेज बंद की गई हैं, तो लोगों का इस्तेसाल ही हुआ ना एक तरीके से। अच्छा देखें, शायद ये कराची में बैठ के आपको इस्तेसाल लग रहा होगा, लेकिन इस्लामाबाद में हम बैठते तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, बाद में इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात की हमारी टाइम की, जो मेरे पास भी जो खबरें थी या मेरे पास जो सोर्स थी, वो ये थी कि देखें धमाकों के मसाइल थे। आपको याद हो, आज से पहले 1 दिन पहले भी हो चुका था, बलूचिस्तान में हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक इस्लामाबाद में भी हम सुनने में हमें आ रहा था, और इर्द गिर्द और कुछ जगहों पे। तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर नहीं, ठीक नहीं हो गया
कि इंटरनेट बंद नहीं किया गया, मोबाइल सर्विस बंद की गई और अक्सर की जाती है। 12 रबीउल अव्वल को भी हो जाती है, 9-10 मुहर्रम को भी हो जाती है। और जब मोबाइल नहीं थे तब भी दुनिया चल ही रही थी। अगर सिक्योरिटी की पर्पस में देखा जाए तो ठीक हुआ है। और रह गया ये कि किसी को रास्ते तो बंद नहीं किए गए ना, कि शहर के शहर बंद हुए। और पीटीआई की बात करें तो आजाद उम्मीदवारों को मौके मिले। और आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि सारी पाबंदियां होने के बावजूद सारी चीजें थी, और बल्कि मैं यही दे रहा था कि पीटीआई पे सख्तियां थी तो, और बानी पीटीआई पे भी थी। तो फिर मुझे बताएं, इलेक्शन तो बेसिकली नकदा फोका की वजह से किसी जगह पे चला गया ना, वरना कहाँ हो सकता था। इलेक्शन कैंपेन पीटीआई ने कहते हैं नहीं चलाई। मैं खुद एक तकरीब में गया, एक जलसे की एक छोटी कॉर्नर मीटिंग। देखे ना, जहाँ पे तकरीब के लिए आप जा रहे थे, जहाँ पे आप देखे ना कि पीटीआई की कैंपेन चल रही थी, वहां से लोगों को उठाया जा रहा था। ये तो सबने कैमरे की आंख ने महफूज किया। नहीं देखें, ये कहना कि उठाया जा रहा था, जो लोग 9 मई में डायरेक्ट मुलव्विस थे वो अगर मंजरे आम पे आ रहे थे तो उनको किसी को उठाया गया होगा। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं कहा गया। तो प्लेइंग फील्ड कहाँ मिली? जी, तो फिर प्लेइंग फील्ड कहाँ मिली पीटीआई को? क्या आप इस चीज से मुत्तफिक हैं? इस दफा तो एक नई टर्म आ गई, प्लेइंग फील्ड। 90s के अंदर मोहतरमा, और जब मियां साहब होते थे तो ये मोहतरमा आ गई तो उन्होंने कहा जी सियासी इंजीनियरिंग हो गई है। 50s 60s में आप देखें, 70s में झुल्लू फेरना कहते थे। हर दौर की एक टर्म आ जाती है इलेक्शन में, इस दफा ये आ गई है। और अच्छा देखिए, आपकी जो बात थी खास करके जाहिर आप तजिया निगार भी आप जो है खास करके बता रहे थे कि जी वो जो सर्विसेज बंद की गई थी उसका सबसे बड़ा फायदा था। बिल्कुल बेशक, क्योंकि न्यूज कॉन्फ्रेंसेस जब चल रही थी वजीर इत्तलात की, तो वहां पे जो शख्सियात बैठी हुई थी तो जाहिर एक चीज को बताया जा रहा था और बचाया जा रहा था कि जी हाँ इसलिए सर्विसेज बंद किए कि मुल्क के हालात खराब ना हो। वहीं दूसरी उसी कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है वो दूसरे शख्सियत जो है वोट के बाद बताते हैं कि जी हाँ सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की बंद की गई थी, इसके अलावा इंटरनेट अगर आप वैसे देखें तो चल रहा था। तो क्या तकरीब कारी या किसी किस्म का कोई भी हादसा किसी दूसरी सर्विस से नहीं हो सकता था? क्या इसकी वजह से पूरा इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए था? सर देखें, मोबाइल फोन बंद किए गए थे, मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई है, उसी के अंदर इंटरनेट सर्विस भी शामिल थी, लेकिन बुनियादी तौर पे मोबाइल फोन बंद किए गए थे। हो सकता है उनको कहने में कहीं थोड़ी सी हुई होगी जो हमारे तजाद तो नजर आ रहा है ना। लेकिन देखिए, तजाद आपको जो नजर आ रहा है, आप ये देखें कि नून जीत गई है, आपको समझ नहीं आ रही कि हम जीते हैं या हारे हैं। नून लीग के देखिए, हार को तो कबूल करके मुझे तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि अगर वो हार गए हैं उसको एक्सेप्ट करते और ओपोजिशन में जाके बैठ जाते, साल भर की हुकूमत देते और ओपोजिशन के बाद दोबारा जीत जाते। मेरी भी यही राय रही, और हमें लगता है कि नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि इतनी क्लियर नहीं होगी तो ओपोजिशन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ जो है उनकी एक मिजाज है, क्योंकि या वो ओपोजिशन में अब उनको इतनी आदत भी नहीं रहे रहने की, तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो ये सबसे अच्छा हल है अगर नून लीग इसको चीज को समझती। लेकिन ओपोजिशन में बैठने के अलावा आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए सब कुछ, तो वो कैसे चलाएगी, ये एक सवाल था। अच्छा, दूसरा आप ये देखें ना, अगर कराची की हम बात करें तो एमक्यूएम को हैरत अंगेज तौर पे जितनी सीटें मिल गई वो बड़ी हैरत अंगेज ही थी। यानी कि वो वाली बात है कि उनको खुद भी यकीन नहीं होगा कि हम भी जीत सकते हैं। और खासतौर पे बानी एमक्यूएम की 2016 के बाद जब से उनकी यूं कहिए कि वो पार्टी के अंदर सारा सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद तो उनके लिए 18 तो बहुत मुश्किल साल था ना, कि वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और कराची में कोई माने न माने, लेकिन ये हकीकत है कि पीटीआई का वोटर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है बशमूल कराची, और बड़ी तादाद में था। और कराची की हार बड़ी सवालिया निशान उठाती है, और वो आजाद उम्मीदवार जो जीत सकते थे पीटीआई के, वो नहीं जीते। और लाजिम अगर वो सारे जीत जाते तो मुझे लगता है कि वो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो सकते थे। और कौमी हुकूमत में जो है पीटीआई की तरफ जाने से बेहतर था या पीपल्स पार्टी की, तो वो एमक्यूएम को सीटें भारत जैसे जैसे करके एमक्यूएम की तरफ वो मूव हो गई हैं। और एमक्यूएम देखिए बैठी है। अच्छा, बदकिस्मती कराची की ये रही कि एमक्यूएम तो 88 से बैठी हुई है। कराची में जलाओ गिराओ की सियासत ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म कर दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी लाड़काना में भी काम करते हुए सोचती है कि हम करें या ना करें। वो जैसे कहते थे कि हम लाड़काना बना देंगे लाहौर को। सर देखें, जिसने लाहौर देखा है ना, मैं लाहौर एक ही दफा गया हूँ, कोई नवंबर में मैं गया था, एक तकरीब में मुझे बुलाया हुआ था मेहमान, तो मैंने वो देखा लाहौर बड़ा बदल चुका है। और आप इवन इस्लामाबाद देख लें, मेट्रो बसेस देखें, लेकिन
ये हकीकत है तरक्की। मैं कराची का सिंध से बहुत सारी जगहों से लोगों से मिलता हूँ इस्लामाबाद, तो मुझे बड़ी हैरत होती है जब वो बताते हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते इंटीरियर सिंध। इवन के कराची भी बहुत बड़ी तादाद में 4-5 साल में लोगों ने मूव हुए हैं, लाहौर हुए हैं, इस्लामाबाद बहुत बड़ी तादाद में लोग मूव हुए हैं। उसकी वजह है कि हर शख्स बेहतर जिंदगी गुजारना चाहता है। बेशक कराची के आप देखेंगे, कराची में मेयरशिप होने के बावजूद पीपल्स पार्टी क्या डिलीवर 30 साल से कर रही थी, उसको तो छोड़ें, एमक्यूएम ने क्या डिलीवर किया सिवाय लाशों के या जो भी चीजें थी। और अभी भी वो उनको हुकूमत, अब उनको मरकज में जाएंगे तो वो क्या लेंगे? देखिए, किसी एमएनए को वजारत देना इशू नहीं है, कराची के जेन्युइन मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, वो कौन करेगा? वो एमक्यूएम को क्या इंटरेस्ट 30-40 सालों में कभी भी नहीं रहा। एमक्यूएम ने कौन से कराची के काम किए जिसको आप कहेंगे सड़कें बना दी, ठीक है, वो एक लिमिटेड आपने काम किया, लेकिन वो भी मुशर्रफ दौर में जितनी आपको पावर मिली वो आपने कर ली। इसके बाद आपने क्या किया, सवाल ये पैदा होता है। और वो भी आपने चले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था, वो भी सारे डिजाइन जमात इस्लामी के बनाए हुए थे जिनको वो लेके चले थे, यानी कि काम तो जमात इस्लामी ने डिजाइन किया था कि हम ये करेंगे और एमक्यूएम उसको फॉलो कर गई। लेकिन देखिए, जब एमक्यूएम के लोगों ने काम किया तो मुस्तफा कमाल भी आपके सामने एक हीरो बन के आ गए कि शहर को बनाने वालों में थे जी। तो अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ना किसी पार्टी ने भी तवज्जो नहीं दी कराची के, वो लेके आए थे नवाज शरीफ। आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ा मेट्रो का जो सिस्टम है वो कराची का है, उसका क्या हाल हो गया? वो 2 साल तक लटका के रखा गया। पीपल्स पार्टी ने कहा 18वीं तरमीम है तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा, ये तो अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है ना, ये तो सब जानते हैं। दूसरा देखें, कराची का एक बड़ा अच्छा हल ये भी है कि कराची को आप वफाक का हिस्सा डिक्लेयर कर दें। ये बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मसले शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं मरसू सिंध न देसू। अब वो मसला है, वो अंग्रेज के दौर में ये नारा जरूर लगा था, लेकिन अब अंग्रेज का दौर तो नहीं है ना। अच्छा, वो फिर आते हैं कि जी साउथ पंजाब को हम अलग सूबा बना देंगे पंजाब में। भाई, अब कराची को एक सूबा बना दें हैदराबाद के साथ मिला के। अगर आप नहीं बना सकते तो आप कहें ठीक है जी वफाक में इसको जाने दें, क्योंकि कराची को संभालना इतना आसान नहीं है। देखिए, गवादर से जो आपको अच्छा, मसाइल पे तो हम कराची की बात करते रहेंगे, जारी इलेक्शन का सिलसिला, इलेक्शन के ऊपर बात की जाए। यहाँ पे अगर बताएं राजा काशिफ साहब कि पीएमएलएन की जानिब से एक जो है वो ट्वीट भी किया गया जिससे उन्होंने ये कहा, खास करके मीडिया को जो है वो उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने ये कहा कि खास करके इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने में मीडिया का किरदार है। उनका एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि मीडिया में मौजूद बाकियात इमरानी को अगर बस चलता तो ये सारी की सारी सीटें इमरान नियाजी की झोली में डाल चुके होते, मगर अब ये मखसूस सुलह सिर्फ टीवी चैनल्स और में बैठकर बात को मुतनाज़े बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक हमारी साथी एंकर है बड़ी मशहूर, मैं किसी टीवी चैनल का या किसी उस साथी एंकर का नाम नहीं लूंगा, जिसपे उन्होंने ये बयान दिया कि मीडिया आसान हदफ है, अपना गुस्सा उन्हीं पर निकालें जिन्होंने आपसे हुकूमत में आने की दावे किए और वादे किए। किस तरह देखते हैं इसको? अच्छा, देखें, बुनियादी चीजें जब यूट्यूबर पैदा हो गए, जो टीवी से उठे यूट्यूबर बन गए और वो पीटीआई की इतनी सपोर्ट में चले गए और आप देखें कि उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, तो फिर उसके बाद टीवी कि जितने एंकर्स थे बहुत सारों को अंदाजा हुआ कि यार हम तो पीटीआई की सपोर्ट करें तो हम भी पैसे कमा सकते हैं, एक बंदे ने कमा लिए तो हम पीछे क्यों रहेंगे। तो बुनियादी दौर ये भी थी। अच्छा, फिर आप ये देखें ना कि मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में था, जब मैं नवाज शरीफ की बात करता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ 18 में उसका सिस्टम बैठ गया, नवाज शरीफ के साथ मसाइल क्रिएट किए गए, तो नीचे मुझे आप यकीन करें कि मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे गालियां पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको लगता नहीं है कि 2018 के बाद 2024 तक अवाम में शऊर बहुत ज्यादा आ गया? अवाम के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप गालियां देने को शऊर कहते हैं तो सर माजरत ये शऊर नहीं है। सर क्या कहेंगे, गालियां देते हैं क्या? क्योंकि हमें तो पड़ रही है ना। देखिए, हम टीवी पे कहीं बैठ के बात करते हैं, अगर पीटीआई के हवाले से करते हैं तो नून वाले गालियां देते हैं, नून पे बात करते हैं। लेकिन सियासत में तो यही है, जब एक मुखालिफ पार्टी होगी तो उसको दूसरी मुखालिफ पार्टी के लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, ये तो सिलसिला चलेगा। हाँ, ये बात बहुत गलत है कि अखलाकियात के दायरे से हट के अगर कोई बात हो रही है तो उधर जाके आपने ब्रेक जरूर लगाना और उसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? राव इमरान साहब। सर, जो शऊर की बात आप कर रहे हैं ना, आज पहली बार उस शऊर से अदलिया को भी ताकत मिली है। बेशक, जैसे पब्लिक बाहर आई और जिस तरह पब्लिक ने अपना हक के राय इस्तेमाल किया। हमने किसी जमाने में देखा था कि 4000, 5000 या कुछ 100 वोटों को तब्दील कर दिया जाता था गिनती में, यहाँ तो लाखों वोटों को तब्दील करने की कोशिश की गई है। और अदालतों में बैठे हुए लोग अगर आपके साथ भी हैं तो वो किस मुंह से साथ दें, मतलब कि कहां तक आपका साथ दें कि मैं इस रिजल्ट को चेंज कर दूं। तो इसमें मेहरबानों को देख लें आप,
इधर हलीम आदिल शेख साहब का भी एक मसला चल रहा है, पंजाब में चले जाओ तो बेशुमार ऐसे मिलेंगे आपको, तो कितने वोटों को किया जाए। ठीक। तो एक शऊर का मामला यह है कि किसी जमाने में अदलिया से आवाम को ताकत मिलती थी, आज आवाम से अदलिया को ताकत मिल रही है कि वो अपने फैसले एक ही दिन में जारी कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो इसके हक में जो हारा था उसको वापस दी जाए। ठीक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस शऊर से एक ताकत और भी मिली, वो है हमारे ताकतवर इदारे, फैसला साज कुव्वतें। उसके बारे में यह है कि एक बड़ी बवसूख जराए से मैं कहता हूं कि अदी नंबर 804 से भी मुलाकात बैकडोर जारी है, उससे भी राब्ते में है। लेकिन ये सियासत लेन देन के बगैर कुछ नहीं होता, उसको भी अंदर बैठकर एक ताकत मिली है जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रही है। अच्छा, आप ये देखें कि एक जिस शऊर की बात करें वो वोट देगा ना, वो शख्स तो वोट देगा। तो ये बताए कि पाकिस्तान की तारीख में मुझे कोई 15 सालों में बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची के लिए क्या किया। इसके बावजूद वो मुल्क की तारीख में 100 से ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई। ठीक। आप मुत्तहिदा को कातिल और पता नहीं क्या क्या बताते थे। उनकी जद्दोजहद ये थी कि वो 14 एमएनए और 28 एमपीए वापस ले लें, लेकिन उनको 14 एमपीए देकर 28 एमपीए देकर 14 से ज्यादा एमएनए देकर पूछा जा रहा है कि और या बस। अब सवाल देखें ना, यही काम तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी भी चाहती थी, लेकिन मसला ये था पंजाब में उनका वास्ता था, उन्होंने तवज्जो कराची पे दी होती तो यकीन जाने को उनकी झोली में भी कुछ ना कुछ डाल दिया जाता। और ये था कि जब हमने देखा कि हमने पीटीआई का सफाया करना है, कहां से, कराची से। बहुत बड़ा कराची है, आवाम की अक्सर चाहती है यहाँ पर कप्तान को, लेकिन उसके बदले में पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि अगर आप उनको दे रहे हो तो हमें भी कुछ ना कुछ दें। तो माजी में कराची से भी बहुत ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी ने निकाली। ठीक। तो इस तरीके से जैसे अंधा बाटे रेवड़ियां, वो भी अपनों में। ठीक। तो ये रेवड़ियां बटी हैं और बड़े जबरदस्त अंदाज में बटी हैं, और इस तरह बटी हैं कि भाई मेरा पेट भर गया, अब तुम आगे की बात करो, मैं इतना काफी हूं, इससे ज्यादा मेरी भी परवाज नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है कि शऊर को भी जो है ना वो नोचने की कोशिश की गई है, दबाने की कोशिश की गई है, और शऊर ने अदलिया को भी ताकत दी है और अदलिया अपने फैसले भी अच्छे कर रही है। लेकिन इस सारी बातों के अंदर अगर आप 1.5 साल की हुकूमत को ले लें, यार चलो कुछ 2 साल चलेगी या पूरे 5 साल चलेगी, तो मैं ये चाहता हूं जिन लोगों को मैंडेट मिल गया है उन लोगों को चाहिए कि वो माजी के तमाम इख्तलाफात या वो हरकतें जिससे आवाम उनसे नाराज है उसको खत्म करके मुल्क की तरक्की और आवाम के फलाह बहबूद के लिए सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया। एक शख्स बहुत गुनाहगार है, आप मेरी बात सुने, उसने मुस्तफा कमाल खड़े होकर कहता है हम बहुत अच्छे नहीं है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, हम कईयों से अच्छे हैं। तो मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि वो कुछ करना चाहते हैं पब्लिक के, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही। लेकिन आज उनको किसी न किसी तरीके से ये मिल गया है, कराची संवारने का अल्लाह पाक ने एक मौका दे दिया उनको किसी भी तरीके से। तो उनको चाहिए कि पब्लिक और आवाम के लिए जो कुछ करे, कराची के लिए महरूमियों का खात्मा वो करे, यहाँ पानी बिजली लोड शेडिंग का मसला उसको हल करे। और आप कहेंगे एक शऊर, 2018 में शऊर नहीं था, इमरान खान के उन लोगों को वोट मिला जिन लोगों को घर से वोट नहीं मिलता था। उस वक्त इमरान खान का कुछ भी नहीं था, पूरे शहर में इन्हीं लोगों ने इमरान खान को जितवाया था जिन पर हम शिकवे गिले करते हैं। वो किस तरह आया था, वो भी ऐसे ही आया था। तो फिर क्या किया उन्होंने इल्जाम तराशी की सियासत रखी, उन्होंने छीना झपटी की सियासत रखी, एक दूसरे को जेलों में डालने की सियासत रखी, मुल्क की तरक्की का मतलब नहीं सोचा इन्होंने भी। उनको भी 2013 की तरह वो याद है कि अच्छा हुआ मुझे हुकूमत नहीं मरनी, मुझे इतना तजर्बा नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मैं सीखूंगा। या फिर 2019 के अंदर बैठ के अपनी बेगम को कह रहे कि हैदराबाद में जो वाकया हुआ इसका मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो बेगम साहिबा फरमाती है आप वजीर आजम में कमाल करते हैं, आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं। तो शऊर तो वजारत उज़्मा में भी नहीं था। तो आज अगर शऊर जिसको कहते हैं शऊर नहीं है, ये वो जंग है जो 75 सालों से आप और मेरे दरमियान हम पिस रहे हैं। अवाम ने उसका बदला लिया है। कप्तान की जगह कोई और भी तीसरा ऑप्शन होता तो उसको भी वोट पड़ जाना था। असल में ये नफरत है जरदारियों और शरीफों से जो पब्लिक ने निकाली है। ठीक, क्या कहेंगे इस हवाले से राजा काशिफ जुनेजो साहब, आपकी अवाम की राय और फैसले को खैर मकदम करना चाहिए या मेहरबान जो हैं कदरदान है क्या उनके फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए? देखिए जो फैसले आए हैं या अभी तक चीजें चल रही हैं, इतना डिले क्यों है, इतना डिले क्यों हो रहा है? मतलब हम पिछली तारीख में देखें तब से अब तक कभी नहीं देखा कि इतना डिले हो। इतना डिले का मतलब क्या है? कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन की फेल है ना? देखें टीवी पे बैठ के तो शायद ये आसान लगता है कहना कि ताखीर हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑन ग्राउंड मुख्तलिफ होती हैं जी। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा तो नहीं है ना जो किसी की फरमाइश पे आपको सारी चीजें देगा।
वो तो सोशल मीडिया के थ्रू नजर आ रहा है, 45 के पेपर्स नजर नहीं आ रहे, 47 का फॉर्म नजर नहीं आ रहा, बहुत कुछ अलग अलग जो है वो नजर आ रहा है। तो इस चीज को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हम बैठ के कहें कि बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही, वो सब कुछ हो रहा होगा। इलेक्शन कमीशन देखें अपनी जगह काम कर रहा है, उसको काम करने देना चाहिए। और अगर देखें कहीं गैर जानिबदारी, देखिए इदारों ने अगर गैर जानिबदार नहीं होते तो नून लीग जीत चुकी होती है कोई एक पार्टी, ठीक। या आप मुझे बताएं कि देखें इतने गैर जानिबदार। सर आपको नजर नहीं आया, राजा काशिफ साहब, आपको ये चीज नजर नहीं आई कि किस तरीके से रद्दोबदल किया गया वोटों की गिनती में? सर देखें, इलेक्शन कैंपेन कहती है पीटीआई हमें चलाने नहीं दी। आपको पता है वो नकदा कोका ने जो है चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कैंपेन, क्योंकि जाहिर पहली इतनी जो है वो दूसरी जमातों ने उनके लिए इतना बोगस रखा कि उनको जो है अपनी कैंपेन चलानी नहीं पड़ी। ये उनको बड़ा बेनिफिट हुआ, मुझे लगता है कि काफी बड़ा बेनिफिट उनको मिल गया, जिसकी वजह से उम्मीदवार जो आजाद थे उनको ज्यादा वोट पड़ गए। देखें, हमने वो उम्मीदवार भी देखे, मैंने वो लोग भी बड़े क्लोज देखे सियासी जलसों में, लोगों में, कि जब वो डर रहे थे कि हम निकलेंगे और हम पकड़े ना जाएं। जी। बल्कि एक पोलिंग स्टेशन पे कोई ऐसा जलसा बता दें जो बहुत तारीखी और कोई बहुत बड़ा जलसा इस 2018-2024 के लिए कुछ कोई बड़ी आप बता दें ऐसी पेशरफ सामने आई हो कि जी हाँ एक तारीखी जलसा नजर आ गया हो, आवाम नजर आ गए हो ठाठे मारते हुए। क्योंकि दूसरी जमातें तो हमें नजर आई कि ठाठे मारते हुए समंदर उन्होंने दिखाया, हर जगह हर महल्ला उन्होंने कोई नहीं छोड़ा, लेकिन एक वाहिद जमात हमें ये नजर आई जिसने कोई जलसा जुलूस हमें नजर नहीं आया, किसी किस्म की कोई बड़ी सियासी गहमा-गहमी नजर नहीं आई। आप किस तरह देखेंगे इसको? देखिए, पीटीआई ना, अगर आप बात करें तो डिजिटल मीडिया पे पीटीआई बाकी पार्टियों से 100 साल आगे है। आप तो कह रहे हैं आप मानते नहीं है, आपकी जो नून लीग के लोग हैं वो कहते हैं हम तो सोशल मीडिया और इन सारी चीजों को मानते नहीं है, फिर कैंपेन को किस तरीके से मान रहे हैं? नहीं, नून लीग में आप नाम मुझे बताएं कि कौन बंदा कहता है कि हम नहीं मानते। आपको राना आतिफ रऊफ को आप नहीं जानते कि वो सोशल मीडिया के हेड है, ठीक है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे। और अगर आप पीपल्स पार्टी में आ जाए, क्या मरियम नवाज ने बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलाई है? देखिए, जो खौफ था ना 9 मई के बाद जो पीटीआई के लोगों में पैदा हो गया था, और डर खौफ था आम वोटरों में भी या उनके कारकुनों में, जिस दिन नकदा कोका रिलीज हुआ और उसको रोका भी नहीं गया और उसके 3-4 वर्जन आ गए, तो लोगों के दिलों में से खौफ ही निकल गया। उन्होंने कहा यार ये तो खुलेआम बात हो रही है हमारी। फिर उसको देखा देखी 3-4-5 गाने और आ गए, 5-6 लोगों ने और गा दिए, कहीं हिंदी में भी गाना चल रहा था, कहीं पंजाबी में भी चल रहा था, कहीं उर्दू में भी चल रहा था। तो कहने का मकसद है कि पब्लिक निकल आई, पब्लिक ने कहा ठीक है अब हम वोट भी डाल देते हैं, तो उन्होंने वोट भी डाल दिया। आप देखें ना कि केपी में, खैबर में क्या सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार नहीं है, वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है रोका तो कहीं नहीं जा रहा, कहीं सर बाजार और मंडियां तो सज गई है ना, ये तो सब जानते हैं। नहीं, मुराद देने की बात जो है वो तो आ चुकी है, पहले ही कहा गया है कि अगर हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे तो इतनी मुराद भी दी जाएंगी, इतना सब कुछ किया जाएगा। ये सब कुछ तो सबके सामने मंजर आम पर है, बाजार और मंडियां तो लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? पॉसिबल नहीं। देखें लाहौर में कोई बंदा कहे, अगर लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो वो तो बेसिकली पीपल पार्टी के आदमी थे, आए जैसे वैसे चले गए वो। सर इस तरह तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। अगर इस तरह आईपीपी की बात करें तो फिरदौस आशिक अवान को भी देख लें, पहले मुस्लिम लीग नून, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर नून, फिर आईपीपी, ये सारा सिलसिला तो जमातों में चलता रहता है। अच्छा देखें, एमक्यूएम भी देखे ना, 6 एमक्यूएम हो गई, कभी 1, कभी 2, कभी 4, और बस बदलता रहा। उनको पता है कि हमने करना है। देखिए मसला ये हो रहा है कि अवाम को ना, ये हमारे यहाँ जो सियासी एमएनए एमपीएस हैं, बेसिकली तो सियासी ताकत का मजहर है ना ये। हालांकि दुनिया में कानून साजी करते हैं ये लोग जाके, हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं, थाने कवर करते हैं, टीएमए कवर करते हैं, कोई केडीए में लगा होता है, कोई सीडीए को कवर करता है, मुख्तलिफ इदारों को इंतजामी तौर पे सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो फिर एमएनए एमपीएस जब ऐसे होंगे और हर जमात के थे, और पीटीआई को जिस तरह से समझा जाता है कि अगर कोई रेवोल्यूशन ले आएगी, वो उस तरह से ला नहीं सकी। लेकिन लोग फिर भी जमाते हक्का बक्का रह गई, ये बात समझ हमें भी नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बेरहम सियासत के बारे में आपसे बात करूंगा, जो लतीफ खोसा साहब की भी बात की। लतीफ खोसा साहब ने नहरी निजाम के बहते पानी से भरपूर फायदा उठाया, मतलब कि उनको पता था आवाम का रुख कहाँ जा रहा है। दूसरा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम मुंह लगाती थी, नतीजा ये था कि उसको जाना भी था और मीडिया के केंद्र आने का भी बड़ा था। अच्छा, तो वो जीत जाता है वहां से, ठीक है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि वकीला की एक पावर, उसको पता है मैं पकड़ा गया तो वकील दोस्त है मेरे, सुबह जमानत के लिए आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये था
कि आपने देखा कि जिन आजाद उम्मीदवारों की बात करें तो एक आजाद उम्मीदवार अभी अभी कुछ देर पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, वसीम कादर जो डिप्टी मेयर था लाहौर का, एक काउंसलर की टिकट देने का मामला था, वो अभी मुस्लिम लीग नून को प्यारा होगा, दोबारा वो मुस्लिम लीग नून से पीटीआई में आया था। वसीम कादर पहले मैं बताता चलूं, ठीक है, एक काउंसलर की टिकट के मामले में था और उसने 2 दफा अपोजिशन लीडर से राब्ते की कोशिश की, वो था हमजा शहबाज, लेकिन उसने मौका नहीं दिया, तो 40 लोगों का वफद लेकर हमजा शहबाज से बगैर बताए मुलाकात के लिए चला गया। उस मुलाकात में बतौर मीडिया पर्सन मैं मौजूद था, ये आंखों देखा हाल है। ठीक, उसने वसीम कादर को कहा, हमजा शहबाज ने, तुम कौन होते हो काउंसलर की टिकट पर फैसला करने वाले? तो उसने कहा था कि मैं पार्टी का वफादार हूं और मैंने एक वफादार आदमी को टिकट दी और मैं किसी का लेके नहीं खाता, अपना करके खाता हूं। पानी की बोतल पड़ी हुई थी, हमजा शहबाज ने उसको दे मारी, उल्टा उस वसीम कादर ने बोतल मारी उसको, हमजा शहबाज को। आज मरियम नवाज ने उस वसीम कादर को, जो शेख रुहील असगर को हल्के से बुरी तरीके से हराया, वो इमरान खान के एहसास का वोट था, उसकी मोहब्बत का वोट था, आज वो वापस चला गया मरियम नवाज के हाथों उस टिकट को लेने के लिए। बेरहम सियासत का एक ऐसा अक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर वो मरात क्या थी? मरात ये थी कि उनको मेरी इत्तला के मुताबिक मेयर लाहौर बनाने के या कुछ इस किस्म का डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का सिलसिला जारी रहेगा। और राजा काशिफ जंजुआ, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा कोशिश प्रोग्राम। और जी हाँ, प्रोग्राम जो कि इलेक्शन के हवाले से आज की बात में, और ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है आज की बात। और जैसे कि इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही है, बड़ी गहमा गहमी का माहौल है। दोबारा से वेलकम करें राव इमरान सुलेमान जो कि खास करके सीनियर सहाफ़ी है, इसके साथ साथ राजा काशिफ जंजुआ जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। आप दोनों को वेलकम करेंगे प्रोग्राम के अंदर दोबारा से। और जी हाँ, जैसे कि सिलसिला इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही है, आपकी बात कंटिन्यू करनी थी और जो है वो बीच में अधूरी रह गई थी, आप इसे पूरा कीजिएगा। सर, वो एक बेरहम सियासत का जो जायचा निकाला था, जिसमें मैंने बताया कि वसीम कादर दोबारा से मुस्लिम लीग नून में चला गया। जी अच्छा, ये तमाम खरीदो फरोख्त की सियासत का अमल शुरू हो गया। और मरात जो आपने जिक्र की थी, वो मरात माजी में इतनी किसी को नहीं दी गई। ठीक, वो लोग जो सोच भी नहीं सकते थे मुंह मांगी कीमत पर बराए फरोख्त पर आ चुके हैं। ठीक है, और ये सिलसिला सदर ममलिकत के इंतखाब तक और या वजारत उज़्मा के इंतखाब तक चलेगा। इसमें सियासी लेन देन है। और ये सबसे बड़ा मामला ये है कि हुकूमत अब कौन बना रहा है। तो हुकूमत के मैंने 3 ऑप्शन रखे थे आपके सामने, लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर इत्तफाक ज़्यादा हो सकता है। और मे भी कि आप ऐसा भी देख सकें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मिलकर हुकूमत बनाए। सियासत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो होगा, अगर कोई भी हुकूमत बनाता है तो वो होगा वजारत उज़्मा का इंतखाब, और दूसरा बड़ा होगा सदर का इंतखाब। लेकिन उससे पहले पंजाब असेंबली और सूबाई असम्बलियों की बैठक, उनका रवादवा होना, और उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब जो कि सियासी लेन देन से होगा। ठीक, अच्छा, वो जो जिस दिन हमारी 8 फरवरी को जब हमने देखा कि इंतखाबात जो है वो पुरअमन तरीके से कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद सबसे पहले मीडिया पे जो है वो खिताब किया गया नवाज शरीफ की जानिब से। उसको किस तरीके से देखते हैं उस खिताब को आप? सर, उनका जो खिताब था, उस खिताब से कुछ देर पहले अगर हम 12 घंटे पीछे चले जाएं तो एक सहाफ़ी ने नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया था जो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा था कि इशारा दिया था कि मुश्तरका हुकूमत जो पीडीएम की अगर उस तरह बने तो आपके आवाम के लिए जो मराहत आपने ऐलान किया था, जो कुछ आपके मंशूर में क्या वो देंगे, तो उसने कहा खुदा के वास्ते ऐसी हुकूमत का नाम मत लें। ठीक, मतलब ऐसी हुकूमत का नाम मत लें। लेकिन उसके खिताब में फिर क्या बात है, जिस खिताब की बात करो, वो खिताब 12 घंटे बाद चेंज हो चुका था और वो कहा था सबको मिलकर लेकर साथ चलेंगे। उसको थोड़ी देर के बाद तमाम सियासी जमातों से कहा मैं खुद जाऊंगा, खुद लोगों से। तो बदलता रहता है हालात के साथ साथ। सर, आप किस तरीके से देखते हैं राजा काशिफ जंजुआ इसी सिलसिले को और इसी बात को, अगर मैं कंटिन्यू करूं कि ज़ाहिरी खिताब हुआ, फिर उसके बाद बात बदल गई, आप किस तरह देखते हैं? हाँ, देखिए, पिछली दफा तो ज्यादा जल्दी उन्होंने वो जो है विनिंग स्पीच कर दी थी। इस दफा भी जो की वो इतना क्लियर पोजीशन थी नहीं जो वो कर गए। और मियां साहब को बात यह है कि उनको वजीर आजम बनने की आदत भी है और वो 3 दफा बन भी चुके हैं, तो अब उनके जहन में तो लाजिम होगा कि 4थी दफा फिर आ जाऊं मैं वजीर आजम। लेकिन इस मर्तबा हालात उस तरह से नहीं है और बहुत मुश्किल सी सिचुएशन है। अगर पोजीशन नहीं बन रही तो उनको पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। देखिए, जब मुल्क देखिए, जब आवाम की पब्लिक की डिमांड नकदा कोका हो और उनको मियां साहब के नून लीग के सड़कों से, मोटरवे से, मेट्रो से, अस्पतालों से, चीजों से कोई इंटरेस्ट ना हो
तो फिर बेहतर है कि मियां साहब को पोजीशन में बैठ जाना चाहिए और अवाम जो है वो म्यूजिक तो बजाते रहे, वो नगदा होगा, आप उनको फेस द म्यूजिक करना चाहिए। मंशूर जो है, जो अवाम के ऑप्शन आपके पास नहीं है पाकिस्तान में, जितनी जमातें हैं जब आपके सामने जी, जितनी जमातें हैं जब भी हुकूमत के लिए जब वो आती हैं, अवाम से वादे करती हैं, शहादतें करती हैं, तो क्या ये नेक नियति की बुनियाद पे नहीं है? क्योंकि दावे और शहादतें तो बहुत सारी की जा रही हैं, और वहीं अभी आपके ही अल्फाज जिसपे आपने कहा कि जी अगर अवाम जो है वो चाहती है कि मोटरवेज ना बने और वो दूसरी चीजों में लगे रहें, तो क्या अगर ओपोजिशन में बैठने के बाद भी जहां वो एक जगह बात करते हैं हमें मिलजुल कर हुकूमत बनानी चाहिए, ओपोजिशन में बैठ के क्या वो इस तरह की राय और इस तरह के काम नहीं कर सकते कि जहां पे हुकूमत के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत बनाना ना, ये कौमी हुकूमत या मुश्तरका पीडीएम का 1 साल की आपने कारकर्दगी देख ली थी कि शहबाज शरीफ जो एज एडमिनिस्ट्रेटर बड़े ताकतवर थे, और वो आप देखें कि वजीर आजम बने तो इतने तगड़े नहीं हो सके। लेकिन मैं तख्तियों का सिलसिला था वो तो हम भी देख रहे थे कि तख्तियां हर कोई लगा रहा था। मैं किसी एक जमात का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, लेकिन हर जमात में हमने यही देखा कि मुश्तरका तौर पे जहां पे भी कोई भी पुराना काम था उस पर दूसरे शख्स ने आके अपनी तख्ती नस्ब कर दी। अच्छा देखें, अगर आप बात करें ना कि हुकूमतों के मसले ये होते हैं कि वफाक या सूबे में जब एक हुकूमत आती है दूसरी हुकूमत के अच्छे कामों को बंद कर देती है। हमने 4 साल तक मेट्रो देखी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जानी थी। अब देखिए, वो 30 रुपए की मेट्रो थी, अब उसके 50 रुपए उन्होंने कर दिए। 50 रुपए में आप चले जाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक। वो 4 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट में काम नहीं किया। पूरे पंजाब की, लाहौर की, इस्लामाबाद की जो पिंडी की मेट्रो थी सर, वो छतें टपक रही थी, लिफ्टें खराब थी, बुजुर्ग रुल रहे थे। 4 साल बुजदार गवर्नमेंट ने जरूरत ही नहीं समझी के काम करें। अच्छा, इसी तरह जब इनकी गवर्नमेंट आई तो आप देखेंगे 1 साल में क्या हुआ आपके सामने। हेल्थ कार्ड अच्छा खासा चल रहा था, पीटीआई का बनाया हुआ मंसूबा वो भी बंद हो गया, सारी चीजें क्लोज हो गई। तो इससे तो ये साबित होता है ना कि अवाम से इंटरेस्ट रखना सियासी जमातों का ये होता है कि मुखालिफ ने अच्छा काम किया था तो बंद कर दो। अगर मुखालिफ आपकी पार्टी ने अच्छा काम कर दिया है तो उस काम को चलने दें। और ये नहीं है कि हमें कोई नून से मोहब्बत है। अच्छा, ये रविश और ये तरीकेकार तो हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों से चलता हुआ आ रहा है। हमारे लिए तो सब सारी एक जैसी पार्टियां ना, एक जगह हमारे लिए तो पाकिस्तान है सारा एक तरीके से ही है। मतलब कम से कम मैं तो सबको एक ही नजर से देखता हूँ। हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि किसी ने ज्यादा अच्छे काम किए हो तो हम कहीं उसको उसकी तारीफ भी कर देते हो, लेकिन हमें तो सबसे बड़ा दुख का लम्हा तो ये है ना कि जब आप देखेंगे एक बंदे का वो नगदा का चला तो बहुत बड़ी करोड़ों रुपए तो उसने कमा लिए उस शख्स ने यूट्यूब से ही। तो अब उसको देख के 4 लोगों को और ख्याल आया तो वो भी चल पड़े रास्ते पे। हमारे मीडिया पर्सन कितने एंकर एनालिस्ट पीटीआई की सपोर्ट में निकल कर रोडों पे अब वो अपनी तरफ से ना वो बातें भी कर रहे हैं जिनका वजूद नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आवाम सुनना चाहती है। क्या नून लीग ने कभी ऐसा नहीं किया कि कुछ ऐसी चीजें जो कि उनकी थी नहीं और उन्होंने उसके ऊपर तख्तियां लगाई हैं और अपने लिए अपने नाम की हो? क्या इस तरह का कोई सिलसिला देखा? हर जमात ही इस तरह कर रही है। सर देखिए, हमारा तो पूरे मुल्क का सिस्टम आप देखें कैसा है। अच्छा, इत्तेफाक से ये कि मैं एज ए एनालिस्ट पड़ोसी मुल्क के भी कई दफा चैनल्स पे आता रहता हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमने तो यहाँ पे हमारे चैनलों पे तो तख्तियां लगी हुई थी कि कौन सी पार्टी कितने वोट ले रही है। मैंने तो पड़ोस में भी देखा यही हाल चल रहा है। चले, हमारे पास तो टाइम नहीं था, हमारी ट्रांसमिशन पे हम 3 दिन बॉन्ड थे एक चैनल के साथ एग्रीमेंट की वजह से, तो मैं कहीं भी जा नहीं सकता था। लेकिन मैंने देखा उनको भी कि हमारे तो पड़ोस में लोगों को ज्यादा परेशानी है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ से लोगों की भी एक आदत बन गई है कि सेंसेशन पैदा करना, ऐसे जुमले लेके आना जिससे अवाम के अंदर अवाम मिसगाइड होती है, हो जाए लेकिन उनकी पॉपुलरिटी मिलनी चाहिए। तो सर मादरत के साथ जिम्मेदारी ज्यादा चीज होती है। मैं कम से कम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल शख्स समझता हूँ, बजाय इसके कि मैं ऐसी बात करूं जो बजाय बड़ी खूबसूरत सी भी लगे। मुश्किल बात लगती है, 4 गालियां हमें पड़ती हैं, दुख भी होता है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब पीटीआई ने शुरू की सारी कुछ, तो वहां ओए नवाज शरीफ से शुरू किया था। आप देखिए, मियां साहब की ये खूबी तो है ना कि जब वो आते हैं तो वो कहते हैं, बाजवा साहब उन्होंने हमेशा कहा, कभी इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने कभी अल्फाज का चुनाव को खराब नहीं किया, बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बाजारी अल्फाज नहीं किए। हमारे यहाँ तो सियासत बाजारी हो गई है। आपने इतना चोर किया कि एक एमपीए जब हारा है तो उसके घर के बाहर जाके पीटीआई के जीतने वाले कैंडिडेट के इस वक्त आप देखिए जाके नारे मार रहे हैं उसके घर के। नून लीग की जमात में आपने नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने खुद जो है वो कहा कि जो चोर कहते थे वो आज खुद चोर है, तो वो भी तो इल्जाम ही लगा रहे हैं ना। देखें,
लेकिन नारे तो नहीं मारे ना उन्होंने, तो लगा तो रहे इतनी आवाम के सामने आप नारे लगा रहे कि जी हमें चोर कहने वाले आज खुद चोर हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पे हर जगह आया भी, तो क्या वो भी इल्जामात की बौछार नहीं कर रहे क्या? तब देखें ये इल्जाम नहीं है, उन्होंने एक राय दी अदालती फैसले के बाद, और देखें अगर पुराने अदालती फैसलों में भी यही राय आ रही थी सामने। जी मोहब्बत हो तो आपको ये इल्जाम लगेगा, और लेकिन अगर आप गैर जानिबदार होंगे तो आपको उनकी एक राय लगेगी। हम राय समझते हैं, राय और जानिबदारी में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा इस पे। सर ये एक अवामी रेफरेंडम है, इसका एहतराम मेरा ख्याल है कि तमाम इदारों पर, तमाम सियासी जमातों पर वाजिब है कि वो इसका अवामी रेफरेंडम का एहतराम करें जी। अगर कोई शख्स इस वक्त समझता है कि इस रेफरेंडम के आगे मैं नहीं झुक सकता, तो ये एक अवामी मफाद का मामला है। हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि अगर किसी अच्छे मामले पर आपको झुकना पड़ जाए और उसके आपके गैरत के तकाज़े काम ना कर रहे हो तो वो इज्जत मुझसे आखिरत में ले लेना। तो यहाँ तो आवाम के सारे अपने वोटों का मामला है, उस बात का मामला है कि उन्होंने अपना एक लीडर चुना है कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, अगर जमहूरी हुकूमत है तब उसको कबूल करें। यहया खान ने अवामी लीग से 162 नशिस्तें जीतने के बावजूद उनको इक़्तिदार से महरूम रखा, नतीजन मुल्क दोलख्त हुआ, सही मुल्क तकसीम हो गया। ये पाकिस्तान दोबारा से इस किस्म के किसी साहने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये एक अवामी ताकत है जिसने अपना फैसला दिया तमाम रुकावटों के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, चाहे इंटरनेट की बंदिश हो या आपको जेलों में हो या आप घरों से भागे हुए हो पुलिस के डर से, इसके बावजूद छुप कर अवाम ने अपना फैसला दिया, इसके बावजूद के बल्ले का निशान नहीं है। तो आप इस अवामी ताकत के आगे अगर थोड़ा सा झुक जाए तो आपकी इज्जत और तकरीम में कोई फर्क नहीं आएगा। मुल्क बचाने का मामला है, ये मुल्क है तो हम हैं, बेशक ये है सीधा इसका फार्मूला। 3 जमातें मिल जाए, 4 जमातें मिल जाए, 5 जमातें मिल जाए, भाई सब मिलकर इस पाकिस्तान को बचाओ और इंतकामी सियासत से निकलें, इंतकामी सियासत से निकलें। दुश्मन इस मौके की ताड़ में लगा हुआ कि किस तरीके से ये आपस में उलझे और हम इनको नुकसान पहुंचाए। बहुत नुकसान हो चुका पाकिस्तान का, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए इंतकामी सियासत से निकलकर। अवाम ने अपना फैसला दे दिया, क्या तुम सब मिलकर पाकिस्तान नहीं बचा सकते, या मिलकर ही खाओ लुटो और फुटो? ये फार्मूला खत्म होना चाहिए। ठीक है जनाब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का जो कि इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद थे। राजा काशिफ जंजुआ, आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती टाइम का। इसी तरीके से राव इमरान सुलेमान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि इलेक्शन का ये सिलसिला जारी है, कौन तकत नशीन होगा, कौन तकत का सुल्तान होगा, ये सिलसिला तो जारी रहेगा, वक्त पे आके फैसला होगा। लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों के लिए सिर्फ एक शेर आखिर में जाते हुए मैं कहूँगा कि वक्त की आँच से पत्थर भी पिघल जाते हैं, खैखै टूट कर अश्कों में बदल जाते हैं। कौन जिंदगी भर किसी का साथ निभाता है, वक्त के साथ साथ ख्यालात बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।